पद्मा नदीर माझी एक बंगला ड्रामा फिल्म है। ये कहानी पद्मा नदी के एक माझी, एक बोटमैन की है। नदी जब प्यार लुटाती है तो पाने वाले को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा देती है, पर जब उसका प्रकोप फूटता है तो वो उससे भी ज़्यादा जितना उसने दिया है सब ले लेती है। पद्मा नदी के ढेरों मछुआरों में एक कबीर भी है। आज रात भर जाल डालने के बाद भी उन्हें ज़्यादा मछली हाथ नहीं लगी, बस किसी तरह बसर हो रहा है। आज सुबह जब कबीर और उसका साथी घनसा घर लौट रहे थे, रास्ते में एक आदमी ने कबीर को बताया कल रात उसे एक बेटा हुआ है। खुशखबरी बताने के बदले उसने कबीर से एक बड़ी मछली नजराने में ले ली, पर मजाक में ताने भी कसता है कि तुम तो काले हो, पर बेटा गोरा कैसे पैदा हुआ। हाँ, पत्नी गोरी है तो क्या हुआ, पर रात में आदमी को घर पर होना चाहिए। कबीर के पहले से 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी एक बेटी है जिसकी शादी की उम्र हो चली है, पर घर में पैसों की किल्लत है। बारिश में छत टपकने लगता है। उसकी पत्नी माला कहती है कि वो मियाँ भाई से मदद ले ले। हुसैन मियाँ गांव का बड़ा बिजनेसमैन है। पहले कभी उन्हीं की तरह एक मछुआरा था, लेकिन तरक्की ने उसे खूब आबाद किया। आजकल उसके पास एक बड़ी नाव है जो किसी जहाज से कम नहीं है। नाव कलकत्ते तक जाती है। उसने ट्रांसपोर्ट से खूब पैसा कमाया है, लेकिन पैसा आने के बाद भी हुसैन बड़ा विनम्र है और अपनी जड़ों को पहचानता है। एक दिन जब कबीर और उसका साथी पद्मा में मछली के लिए जाल डाल रहे थे तो उन्हें दूर से किसी और माझी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। धीरे धीरे जब आवाज़ साफ होती है तो पता चलता है कि कोई आदमी है जिसे उन्होंने डूबने से बचाया है। जब नाव नज़दीक पहुंचती है तो वे देखते हैं कि यह आदमी उन्हीं के गांव का है। उसका नाम रसूल है। वो भूख से दुबला चुका है, हालत खराब है, लगता है बामुश्किल जान बची है। आज से कुछ समय पहले वो हुसैन के नाव पर मोयना द्वीप गया था। वहां से भागकर वो अलग अलग द्वीपों में रुकते हुए बचते बचाते किसी तरह यहाँ पहुंचा है। कबीर और उसके साथियों ने उसे उसके मामा के घर पहुंचा दिया। रासू इतना भूखा है कि काफी देर तक बैठकर खाता रहा। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर उसकी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? क्या वो उन्हें वहीं छोड़ आया है? खबर पाकर जब उसका मामा हैरत जदा घर पहुंचता है, रासू से बताता है कि उसकी पत्नी नहीं बच पाई, नाव डूब गया, सभी मारे गए। फिर वे दोनों लिपट कर रोने लगते हैं, पर उस बुढ़े मामा की बेटी दूर खड़ी ये कह रही है कि बुढ़ा नाटक कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब वो पूरे दिन अपनी खुद की बेटी को गाली दे सकता है तो उसे भतीजे की पत्नी के मरने का क्या खाक गम होगा। लोगों ने मोयना द्वीप के बारे में केवल सुना है। जब एक आदमी उत्सुकतावश रासू से पूछता है कि वहाँ क्या है, तो वो बड़े बेमन से बताता है कि वहाँ बाघ भरे हैं और खतरनाक जानवर हैं। जब लोग उसकी बातों में रुचि लेने लगे तो वो खड़ा होकर उत्सुकतावश बताने लगा कि वहाँ केवल बाघ नहीं है, शेर भी है। एक से खतरनाक जानवर विचरते हैं। मगरमच्छ और सांप तो इतने बड़े हैं कि एक बार में ही किसी इंसान को निगल जाएं, और जंगल इतने घने कि पूछो मत, शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। हुसैन मियाँ तो साक्षात शैतान है। वो जबरदस्ती उसे वहां ले गया था। फिर क्या है, लोग ऐसा अन्याय कैसे बर्दाश्त करते? उन्होंने रात में एक बैठक बुलवाई। अमीनुद्दीन बताता है कि हुसैन ने उसे भी मोयना द्वीप चलने के लिए कहा है। उसने वादा किया है कि वो मुझे जमीन, घर और काम देगा, पर मैंने जाने से मना कर दिया। भला मैं अपने बाप दादाओं की जगह छोड़कर वहां क्यों जाऊं? लेकिन देर रात जब हुसैन उस बैठक में पहुंचता है तो उसे देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। हुसैन गुस्से में कहता है कि मैं किसी को यहाँ से जबरदस्ती नहीं ले गया। वहाँ पेड़ काटना है, जमीन तैयार करनी है, जिसके मैं पैसे देता हूँ। वो रासू से कहता है कि अगर तुम्हें वहाँ से आना ही था तो भागने की क्या जरूरत थी, एक बार बोल कर तो देखते। जब हुसैन वहाँ से लौट रहा था तो बारिश तेज होने लगी। वो बारिश से बचने के लिए कबीर की झोपड़ी में चला गया। इसी बहाने उसके नए जन्मे बेटे को भी देख लेगा। हुसैन को अच्छे से मालूम है कि किसी का भरोसा कैसे जीता जाए। वो उस रात कबीर के घर में ही सो गया। कबीर तो केवल इसी बात से खुश है कि हुसैन जैसा बड़ा आदमी उसके घर रुका है। आजकल रासू कबीर के घर काफी आना जाना करता है। असल में वो उसकी बेटी गोपी पर डोरे डाल रहा है। कुछ दिन पहले कबीर ने जोबिलाह के बाप के सामने अपनी बेटी के साथ शादी का प्रस्ताव रखा था, पर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया
कि एक अपाहिज की बेटी भी आगे चलकर अपाहिज ही बनेगी। बहुत समय पहले कबीर की पत्नी माला के पैर पर चोट लगी थी। इस चोट से उसका एक पैर खराब हो गया था। हालांकि ये कोई पैदाइशी रोग नहीं है, फिर भी किसी के संदेह का आखिर क्या उपचार है। एक दिन माला के गांव से एक आदमी आया। बताता है कि बाढ़ की वजह से उसके मायके में बहुत तबाही मची है। माला कबीर को कोसती है कि वो कैसा दुरात्मा है, उसके गांव जाकर उसके माँ बाप की खोज खबर क्यों नहीं लेता है। जब वो माला के गांव पहुंचता है तो देखता है कि पूरा गांव बाढ़ में डूब चुका है। पर खुशकिस्मती ये है कि उसके सास ससुर ठीक हैं। जान तो ठीक है, पर घर और माल का काफी नुकसान हुआ है। यहाँ माला की छोटी बहन कोपिला भी है। कुछ दिनों पहले अपने पति से झगड़ा करके यहाँ आ गई थी। अब सुना है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। कबीर का ससुर कहता है कि वो बच्चों को कुछ दिनों के लिए अपने पास ले जाए। यहाँ सब ठीक होते ही वो उन्हें ले आएगा। पर उसकी सास ने बच्चों के साथ साथ कोपिला को भी वहाँ भेज दिया। अकेले भला माला कितने बच्चों का ख्याल रखती। कुछ दिनों के लिए कोपिला और बच्चे कबीर के साथ चले गए। माला ने भी बच्चों का अच्छा ख्याल रखा, पर कोपिला का बर्ताव थोड़ा छेड़छाड़ भरा है। वो अकेले में कबीर को उकसाया करती है। कई बार माला के सामने ही उसे टीज किया करती है। ऐसे में कबीर की शर्मिंदगी छुपाए नहीं छुपती है। एक दिन रासू ने अपने मामा से अपनी शादी की बात की, पर बुढ़ा उस पर भड़क गया। वो अपने माथे पर रासू की दूसरी शादी का खर्च नहीं ढोना चाहता है। वो बड़ा ही धूर्त है। गांव में सभी लोग उस बुढ़े की धूर्ताई जानते हैं। बुढ़ा तो बस ये चाहता है कि रासू विरासत पाने की उम्मीद में उसकी सेवा करता रहे। आज रासू ने एक हार कबीर की बेटी को उपहार में दिए। ये हार वो कहाँ से लाया है ये वही जानता है। पिछली बाढ़ में कबीर और उसका गांव बच गया था, पर इस बार मौसम ने ऐसी करवट ली है कि कई घर डूब गए। कई मछुआरे जो पिछली रात जाल डालने गए थे, नदी से वापस लौटे ही नहीं। अगले दिन जब कबीर बाढ़ से बच बचाकर घर वापस लौटा तो देखता है कि उसकी बेटी गोपी के पैरों पर चोट आई है। आज उसे वो घटना याद आ रही है जब आज ही की तरह पद्मा नदी में बाढ़ आया था। तब वो छोटा था। जब वो नदी में डूब रहा था तो ना जाने कहां से एक लकड़ी का लट्ठा पानी में उसके हाथ लग गया और वो उसके सहारे पानी पर तैरता रहा। उसके पिता ने उस काठ के टुकड़े से घर में एक ढेंकी बनाई जो उसके घर में आज भी है। ये उस बाढ़ से जिंदा निकलने का प्रतीक है। और आज भी जब हम इस घर में जिंदा हैं तो इसका मतलब है कि हम इस बाढ़ से भी बच जाएंगे। इस बाढ़ ने कईयों का नुकसान किया। घर, नाव और जानवर सब बह गए। उन्हें फिर से बसाने में थोड़ी मदद एक लोकल नेता ने की और बाकी हुसैन मियाँ ने किया। हुसैन की बस एक शर्त है कि लोग उसकी मदद को याद रखें और बदले में एक कागज पर अपने अंगूठे का निशान छोड़ दें। फिर वो हर जरूरतमंद को बांस और पुआल फ्री में देगा। कोपिला अब भी यहाँ अपनी बहन के घर पर है। उसने बच्चों को तो अपने भाई के साथ वापस भेज दिया, पर खुद यहीं रुकी रही। इधर हुसैन ने बांस और पुआल देकर गांव वालों पर अपने एहसान का बोझ बढ़ा दिया है। उसने कबीर को भी कुछ पैसे दिए, बदले में एहसान की यादगारी के लिए अंगूठे का निशान ले लिया। एक दिन जब कबीर ने कोपिला को मेले में किसी आदमी से हंस हंस कर बातें करते देखा तो जलन से भर गया। सीधे सीधे उसे कुछ बोल नहीं सकता है, इसलिए पूरा गुस्सा अपने बेटे पर निकालता है। जाहिर है कि वो उसे पसंद करने लगा है। उस रात कबीर की बेटी गोपी की तबीयत बहुत खराब हो गई। पैर पर लगी चोट की वजह से तेज बुखार चढ़ आया है। अगली सुबह उसे अस्पताल लेकर शहर आना पड़ा, पर मामला एक दिन में ठीक होने वाला नहीं था। चोट के बाद उन्होंने कई दिनों तक इलाज नहीं कराया था, इसलिए ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। गोपी के इलाज के लिए कोपिला भी साथ आई है। आज रात वो कबीर के साथ वहीं रुकी। उन्होंने भाड़े में एक कमरा लिया और रात में एक साथ रहे। अगले दिन जब वे गोपी को अस्पताल में ही छोड़कर वापस लौट रहे थे तो लौटते वक्त कबीर को घर जाने में घबराहट हो रही थी। कहीं कोपिला रात भर साथ रहने वाली बात माला के सामने ना कह दे। जब कोपिला माला को गोपी की हाल खबर दे रही थी, कबीर अपना कान लगाए घबराहट के मारे पसीने पसीने हो रहा था। फिर कोपिला ने कहा कि रात में उन्हें रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी और कबीर की हालत खराब हो गई। पर कोपिला ने कहा कि वे अस्पताल के किसी स्टाफ के घर में ही रुक गए और तब जाकर कबीर की जान में जान आई। अगले दिन कोपिला का पति किसी भूत की तरह वहां प्रकट हो गया। वो उसे लेने आया है, पर एक नौकरानी की जिंदगी जीने कपिला उसके घर नहीं जाना चाहती है।
तब वो बताता है कि उसे नौकरानी नहीं एक पत्नी के रूप में लेने आया है। उसने जो दूसरी शादी की थी वो औरत अचानक बीमारी से गुजर गई। कोपिला जाना तो नहीं चाहती है, पर कब तक यहाँ रहती। कोपिला के जाने की खबर से कबीर बड़ा दुखी है। नाव में दूर बैठे उन्हें जाते हुए देख रहा है। फिलहाल कबीर के पास कोई काम नहीं है। बाढ़ में पुराने मालिक की नाव खोने के बाद मछली पकड़ने का काम भी हाथ से चला गया है। अब बेटी को भी अस्पताल से घर लाना है। कुछ दिनों बाद हुसैन ने उसे अपने बोट में काम दे दिया। माल शहर पहुंचाना है और माल का हिसाब अच्छे से मिला लेना है। जाने से पहले कबीर ने रासू से कहा कि अगर गोपी को फिर से अस्पताल पहुंचाने की जरूरत पड़े तो वो उसे अस्पताल पहुंचाने में माला की मदद करें, और रासू ने खुशी खुशी हाँ कर दी। इधर जब कबीर माल शहर पहुंचाता है तो उसे पता चलता है कि अब उसे यहाँ से मोयना द्वीप के लिए निकलना है। साथ में हुसैन भी है। कहता है कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, मैं भी तो वहाँ जा रहा हूँ। साथ में अमीनुद्दीन और कुछ और लोग भी हैं। कबीर को जाने में डर तो बहुत लग रहा है। उसने केवल वहाँ के भयावह किस्से ही सुन रखे हैं, पर हुसैन को मना नहीं कर सका। उसके एहसानों से दब चुका है। हुसैन ने बड़े विस्तार से उसे मोयना द्वीप के रास्ते समझाए, समंदर में दिशा देखने और आसमान के तारों को समझने का गुर सिखाया। अगले दिन वे बंगाल की खाड़ी में थे। फिर कुछ देर बाद मोयना द्वीप उनके सामने था। शुरू में तो केवल जंगल ही दिख रहा है, फिर जानवर दिखे, फिर इंसान भी दिखे। ये उतना भयानक नहीं है जितना उसने रासू के मुंह से सुना था। लोगों ने जंगल साफ करके घर बना रखा है। यहाँ सब कुछ समाजवाद के मुताबिक है। लोगों को केवल उतना ही मिलता है जितना उनकी जरूरत है। यहाँ कोई धर्म नहीं है, न मंदिर है न मस्जिद है। फसाद का कोई बहाना भी नहीं। हुसैन यहाँ एक ऐसी बस्ती बसाना चाहता है जो सब भ्रष्टाचार से मुक्त हो। उसने बताया कि यहाँ जो भी जंगल साफ करके जमीन तैयार करता है वो उसका हो जाता है, लेकिन जहाँ लोग होंगे वहाँ फसाद भी होगा। आज एक आदमी भसीन ये शिकायत लेकर आया कि एक लड़का इनायत उसकी पत्नी को परेशान किया करता है। जब भी उसकी पत्नी अकेली होती है, इनायत जबरदस्ती उसके कमरे में घुस आता है। इस पर इनायत को 2 दिनों तक पेड़ में बिना खाना पानी के बांधे रखने की सजा सुनाई गई। पर रात में वे देखते हैं कि भसीन की पत्नी चुपके से उसके लिए खाना और पानी लेकर आती है। इसका मतलब है कि वे दोनों एक दूसरे के प्यार में हैं। हुसैन ने भसीन को अपनी पत्नी को तलाक देने को कहा और उसे मोयना द्वीप से वापस भेज दिया। यहाँ के कानून थोड़े अलग हैं। इधर जब कबीर मोयना द्वीप में है, उधर घर पर गोपी की हालत खराब हो गई। पैर में लगे चोट पर जोर कर दर्द उठा है। कबीर ने आने से पहले रासू से कहा था कि अगर कुछ ऐसा होता है तो वो उसे अस्पताल ले जाए। रासू ने ऐसा किया भी, पर साथ में माला और सारे बच्चे भी गोपी के साथ अस्पताल चले गए। जब कबीर मोयना द्वीप से वापस लौटा तो उसे पता चला कि माला और बच्चे भी शहर गए हैं। साथ में कुछ पड़ोसी मर्द भी हैं। इस बात से वो बड़ा गुस्सा हो गया। जब माला और बच्चे वापस घर आए तो गोपी का हाल खबर लेने के बजाय वो माला पर भड़क गया। उसने बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया। कुछ दिनों बाद वो कोपिला से मिलने उसके गांव चला गया। कहता है कि बाजार आया था तो सोचा कि मिलता चला जाऊं, पर हकीकत तो ये है कि वो यहाँ केवल कोपिला के लिए आया है। पर जब उसने यहाँ कोपिला को खुश देखा तो चिढ़न से भर गया। फिर अगले दिन गुस्से में अपने घर वापस लौट चला। इस बार जब गोपी अस्पताल से वापस आई तो उसकी हालत पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी। अब तो कबीर को भी पूरा आश्वासन होने लगा था कि उसकी बेटी दोबारा सामान्य लोगों की तरह चल फिर सकती है। कुछ समय पहले रासू ने अपनी और गोपी की शादी की बात कबीर से की थी, पर कबीर के मन में शुरू से ही थोड़ी दुविधा है। आज जब रासू का मामा बीमार पड़ा और लगा कि आज रात मामा की आखिरी रात होगी, तो रासू ने वादा किया कि वो जल्दी ही गोपी से शादी करेगा। पैसे का भी उसने जुगाड़ कर लिया है, पर तब कबीर ने उसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन कबीर अपनी पत्नी से कहता है कि वो गोपी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेगा। उसने रासू को केवल एक विकल्प के रूप में रखा था। अगर उसकी बेटी का पैर खराब हो जाता और वो अपाहिज हो जाती तो वो उसकी शादी बड़े उम्र वाले रासू से कर देता। लेकिन अब जब गोपी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है तो क्यों वो उसकी शादी रासू से करेगा। रासू का मामा बीमार जरूर था, पर सख्त जान है। उस रात मरा नहीं, पर उसके साथ एक घटना घट गई। उसने अपने जीवन भर की कमाई एक कलश में गाड़ कर रखी थी। उसे किसी ने चुरा लिया है। ये उसकी बेटी भी हो सकती है और रासू भी।
पर बुढ़े ने आरोप रासू पर लगा दिया। ऐसे भी उसे शादी की जल्दी थी और कल ही वो कबीर के साथ शादी की बात कर रहा था। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके पास से कुछ नहीं मिला। वो तो कंगाल है या फिर उसने माल कहीं सुरक्षित जगह पर छुपा रखा है। पुलिस से पल्ला छूटने के बाद रासू सीधे कबीर से मिलने पहुंच गया, पर कबीर ने अपनी बेटी की शादी उससे करने से मना कर दी। कहा कि उसकी उम्र ज्यादा है। इस बात से रासू का दिमाग घूम गया। अब तक जितनी मेहनत की सब बेकार हो गया है। कबीर तो बड़ा दगाबाज निकला। उसने गुस्से में कबीर को धमकी दी कि वो इस फरेब के लिए उसे बर्बाद कर देगा। फिर कुछ दिन बाद कबीर ने गोपी की शादी किसी और लड़के से कर दी जो पैसे वाला है और जवान भी है। अब कबीर के माथे से एक बड़ा बोझ उतर गया है। शाम को जब वो मेहमानों को अलविदा करके वापस लौट रहा था, देखता है कि एक पेड़ के नीचे अंधेरे में कोकिला उसका इंतजार कर रही है। कहती है कि वो घर वापस ना लौटे। उसके घर में पुलिस को चोरी का कलश मिला है। पूरे गांव के सामने पुलिस ने उस कलश को उसके घर के पिछवाड़े से बरामद किया है। कबीर समझ गया कि ये काम किसका है। रासू ने उसे धमकी दी थी कि वो उसे बर्बाद कर देगा। असली चोर तो वही है, लेकिन अब सिर्फ एक ही उपाय है। केवल हुसैन मियाँ ही पुलिस को संभाल सकते हैं। लेकिन अब मामला हुसैन के हाथ से बाहर चला गया है। पुलिस ने चोरी का सामान कबीर के घर से पाया है। हुसैन कहता है कि वो उसे पुलिस से बचा तो नहीं सकता है, पर छुपा जरूर सकता है। कहता है कि वो मोयना द्वीप चला जाए। बाद में वो उसकी पत्नी और बच्चे को उसके पास भेज देगा। पुलिस की इतनी कुव्वत नहीं है कि वे उसे वहां तक ढूंढते हुए आए। कबीर के पास मोयना द्वीप जाने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगली सुबह वो हुसैन के जहाज में बैठ गया, लेकिन मना करने के बाद भी कोकिला उसके साथ जहाज पर चढ़ गई। अब दोनों मोयना द्वीप की लंबी यात्रा पर हैं, शायद इस उम्मीद में कि हुसैन के यूटोपिया में उनके लिए भी कोई जगह हो। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।